पहले आषाढ़ का दमगरा जो बरसत रहा है, पहले बरसात हो जो खून बहत रहा है। जो दर्रा फूटा है यहाँ से निकलता है, यहाँ चार को खून बहाता है। ओकरे पहले लाश ऊपर रहा थी। खुदाई उदाई भई रही, कंकाल निकला रहा। गाँव में मैंने यहाँ खोजे। जैसे हमारा आप ये है वैसे उनका ये था। वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, बहुत आदमी अपने आप गिर जाते हैं। अरे एक्सीडेंट होत रहा बराबर। 12 बजे हुआ जात घुनघुनात। हम तुम लोग को खा जाएंगे, मारे लगे आओगे तो। वह गवर्नमेंट इस सब रोक लगाए देहेस, तार बनवाए देहेस। उन्हीं के नाम से हम लोग चले जाते हैं, कभी कुछ नहीं होता। प्रयागराज से 55 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ जिले में मानधाता से जिठवारा की तरफ जाने वाली रोड पर पता नहीं इतनी रात को इस रास्ते पर गुजरना ठीक है या नहीं। फिलहाल गाड़ियां तो दिखाई दे रही हैं, ये अच्छी बात है। ये फाइन बिल बहुत आवाज कर रहा है, इस रास्ते में धोखा ना दे बस। पुलिस चौकी बंद है, कोई पुलिस वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। ब्लॉग बनाने की शुरुआत यहीं से करते हैं, शायद कोई काम की चीज रिकॉर्ड हो जाए। अगर किसी गाड़ी के पीछे टेल लाइट या फिर रेडियम नहीं है तो यूँ समझिए कि वो चलती फिरती मौत है। इसी वजह से 2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ और दोनों ही बार मेरा सर और जबड़ा फटा है। काफी देर से 100 डायल दिखाई नहीं पड़ी, हो सकता है कि आगे नजर आ जाए। इतनी रात को बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, ऐसा लगता है जैसे कोई यमराज का मजाक उड़ा रहा हो। सिर की चोट कभी कभी आखिरी चोट साबित होती है, जब तक कि गलती का एहसास हो। सड़क के किनारे इन खंभों पर कम से कम लाइट तो होनी चाहिए, ताकि अचानक से झाड़ियों से निकलने वाले जानवर दिखाई पड़े। इस सुनसान इलाके में ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, शायद लाइट खराब है, तार जोड़ रहे हैं। ये क्या चीज है? शायद कोई बाइक है। ये बाइक भी शायद उन्हीं लोगों की होगी।
जहां लाइट चल रही है शायद वही चौराहा है जहां से मुड़ना है। बहुत ही भयंकर बदबू है, शायद आसपास कोई जानवर मरा है। गाड़ी के शीशे पूरी तरह से लॉक करने पड़ेंगे। गांव में कितनी जल्दी सन्नाटा हो जाता है। यही वाला मोड़ है। इसके अंदर जाने का कहीं से तो गेट लगा होगा। आगे चल के देखता हूँ, शायद कोई रास्ता दिखाई दे। अगर टायर के नीचे की मिट्टी धंसी तो गाड़ी सीधा गड्ढे में जाएगी। बहुत संभाल के निकालना होगा यहां से। शायद अंदर जाने के लिए वही गेट है। गाड़ी की हेडलाइट और फोक लैम्प दोनों जला के रखना पड़ेगा। जंगली जानवरों को कोई भरोसा नहीं। देखते हैं रात के समय यहाँ का माहौल कैसा रहता है। हेलो माया, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जी हाँ, मैं आपको सुन सकती हूँ। क्या आपको मेरी मदद चाहिए? कौन हो तुम? पहले अपने बारे में बताओ। मैं आपके द्वारा डिजाइन किया हुआ एक AI बोट हूँ। तुम इस समय कहाँ पे हो? मैं आपके मोबाइल फोन के भीतर हूँ, जिसकी मदद से इस समय आप अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या तुम बता सकती हो कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ? आपकी करंट लोकेशन के मुताबिक इस समय आप सराय नाहर राय नामक जगह पर है, जो प्रतापगढ़ के मांधाता बाजार से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस समय मैं जिस घेरी गई जमीन के अंदर खड़ा हूँ, ये इलाका लगभग कितना बड़ा होगा? इसका एरिया क्या है? सरकारी अभिलेखों और पुरातात्विक सर्वेक्षण के डेटा के मुताबिक ये संरक्षित क्षेत्र लगभग 1800 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम जमीन नहीं है। अगर इसमें खास बात क्या है? आप इस वक्त मध्य पाषाण काल की मिट्टी पर खड़े हैं। अगर हम कार्बन डेटिंग के विज्ञान को माने तो आप आज से करीब 10,000 साल पीछे के समय में सांस ले रहे हैं। ये रामायण और महाभारत काल से भी हजारों साल पहले की बात है। इसके बारे में बताओ, क्या ये किसी जानवर की लग रही है। मेरी इमेज प्रोसेसिंग यूनिट इसे एनालाइज कर रही है। इसकी संरचना और पोरोसिटी को देखते हुए ये फॉसिलाइज्ड नहीं है। ये एक फीमर यानी जांग की हड्डी का टुकड़ा लग रहा है। तो यहाँ हड्डियों का मिलना आम बात है। मेरी डेटा फाइल्स बताती हैं कि ये एक सामूहिक कब्रगाह है। जिस जमीन पर आप चल रहे हैं, ठीक उसके नीचे 1968 की खुदाई में 14 से 15 मानव कंकाल मिले थे। इस पर तो कोडीन फॉस्फेट जैसा कुछ लिखा है। ये तो खांसी की दवा है। आखिर यहाँ कौन खांसी ठीक करने आया था? कोडीन एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है। जब इसे अधिक मात्रा में लिया जाता है तो ये लिवर में जाकर मॉर्फिन में बदल जाता है।
और दिमाग के ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ जाता है। इससे इंसान को एक नकली खुशी महसूस होती है, मतलब ये नशा है। तो इस कब्रिस्तान में भी लोग नशा करने के लिए आते हैं? सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बताता है कि सराय नाहर राय जैसी ऐतिहासिक जगहें जो वीरान और शहर से दूर होती हैं, अक्सर असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाती हैं। यहाँ का सन्नाटा उन्हें छिपने की जगह देता है। तो यहाँ पाई जाने वाली इन हड्डियों के बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? इस पर आपके द्वारा बनाई गई एक वीडियो क्लिप है, क्या मैं उसे प्ले करूं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर छोटी से छोटी जानकारी बड़ी पहेली को हल करने में अपनी भूमिका निभाती है। यहाँ कोनो क्लियर इतिहास नहीं। पहले के आदमी बतावत ही पहले 5 घर का चुरिहार रहा बस्ती, 5 घर। कोनो राजा के बारात जाती रही, बारात जा रही थी तो उसमें से हाथी घोड़ा उनके तब चलते थे, तो कोई हाथी या घोड़ा उसका एक पत्ता उसमें से खा लिया, तो वही गाली वाली दे दिए थे। बारात फिर छोड़ के आए राजा तो लेटा दे सब पे, और ऊपर से छप्पर छुप्पर बहा दे, उस पे हाथी चढ़ी नहीं। वो हम हाथी के जो नाम मनाई के दमरी चलवाए रहे को चलवा दिए, तो वही उसी के नाम से दमरिया बीरबारा नाम प्रसिद्ध हुआ है। आमतौर पर ये हड्डियाँ लगभग कितने समय में बिखर कर धूल में बदल जाती हैं, कोई आइडिया? अगर हड्डी जमीन के ऊपर पड़ी है तो सूरज की यूवी किरणें उसके कोलेजन को नष्ट कर देती हैं। इस स्थिति में एक मजबूत हड्डी भी 10 से 50 साल के भीतर धूल बन जाती है। अगर उसे मिट्टी में दफनाया गया है तो सब कुछ मिट्टी के पीएच लेवल पर निर्भर करता है। अम्लीय मिट्टी में हड्डी 1 सदी में गल जाएगी। तो 1969 में जब इन कब्रों को खोदा गया तो इनके अंदर से 10,000 साल पुरानी हड्डियां कैसे मिली, जबकि उन्हें बहुत पहले गायब हो जाना चाहिए था? क्योंकि यहाँ डीकॉम्पोजिशन नहीं बल्कि मिनरलाइजेशन हुआ है। यहाँ की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होने से वो हड्डियों के छेद के अंदर घुसकर उन्हें पत्थर में बदल चुका है। इसीलिए ये हजारों साल बाद भी मौजूद हैं। हाँ, चलो फिर अगली मिस्ट्री को भी सुलझा लेते हैं। फाइल नंबर 2 को प्ले करो। पहली बरसात हो तो खून बहत रहा, खून धारा बहत रहन, माने मर गया रहन ना, तो जब बरसात हो तो बहत रहन है। पहले आषाढ़ का दंगरा जब बरसत रहा है तब कई खून पानी सब इकट्ठा हो जब ना, तब हया बहत रहा है। जो दर्रा फूटा है यहाँ से निकलता है, यहाँ 4 को खून बहता है। तो गांव वालों को लगता है कि पहली बारिश में जमीन के नीचे से मुर्दों का खून निकलता है। आखिर मामला क्या है? यहाँ की मिट्टी में आयरन कंटेंट की मात्रा काफी ज्यादा है। जब गर्मी में मिट्टी सूखती है तो लोहा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जैसे ही पहली बारिश इस पर पड़ती है, लोहे के कण पानी के साथ मिलकर गहरा लाल रंग छोड़ते हैं। इसी को गांव वाले खून समझते हैं। जैसे जंग लगी लोहे की कील पानी में डाल देने से पानी का रंग गहरा लाल हो जाता है, ठीक उसी तरह। ये सब तो जंग लगी हुई कीलें हैं। शायद खुदाई करने वालों ने कुछ नापने के लिए इन्हें यहाँ गाड़ा होगा। यहाँ बहुत भयंकर बदबू है, मैं यहाँ से निकलता हूँ, तुम ऑफलाइन मोड पे जाओ। जानवर कुछ खा रहा है शायद, तो इसकी वजह से यहाँ पर चारों ओर बदबू फैली हुई है। और आखिर ये खा क्या रहा है? चलो देखते हैं क्या है।
माया, क्या ये कुत्ते हमला कर सकते हैं? कैनेट स्कैवेंजर्स भोजन करते समय अत्यधिक क्षेत्रीय और आक्रामक होते हैं। अगर आपकी धड़कन बढ़ी तो आपके शरीर से फेरोमोन्स और एड्रेनालाइन की गंध निकलेगी। उनके सेंसर्स इसे आपसे बेहतर सूंघ सकते हैं। अगर उन्हें जरा भी भनक लगी कि आप घबराए हुए हैं तो उनका शिकारी स्वभाव ट्रिगर हो जाएगा और वो आप पर हमला कर देंगे। फिलहाल तो वो दूर चले गए हैं। ऐसा लगता है ये कोई गाय थी। ये आर्टियोडैक्टिला गण का प्राणी है। 99% संभावना है कि ये एक बुबैलिस यानी भारतीय भैंस है। इसका निचला जबड़ा और आगे के 2 पैर गायब है। क्या ये अजीब बात है? निचला जबड़ा खोपड़ी से हड्डी द्वारा नहीं बल्कि केवल मांस और लिगामेंट से जुड़ा होता है। जैसे ही सड़न शुरू हुई या किसी जानवर ने मांस नोचा, वो सबसे पहले गिरकर अलग हो गया होगा। जबड़ा तो यहाँ है, लेकिन पैरों का गायब होना स्कैवेंजिंग डिस्पर्सल कहलाता है। कुत्ते या सियार भोजन के लिए आपस में लड़ना पसंद नहीं करते, इसलिए वे सबसे अधिक मांस वाले हिस्से जैसे जांग या पैर को शरीर से तोड़कर किसी सुरक्षित दूरी पर ले जाते हैं ताकि अकेले में खा सके। गायब हुए पैर 50 से 100 मीटर के दायरे में मिल जाएंगे। ये एक रणनीतिक व्यवहार है। क्या ये सियारों के रोने की आवाज है? मेरे ऑडियो सेंसर्स ने 800 से 2000 हर्ट्ज के बीच उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि डिटेक्ट की है। दूरी लगभग 200 से 300 मीटर पश्चिम की ओर। ये कैनस ऑरियस यानी सियारों का झुंड है। विश्लेषण के अनुसार ये रोना नहीं है, इसे यिपिंग हाउल कहते हैं। वे एक दूसरे को संकेत भेज रहे हैं। संभावना है कि जिन कुत्तों को आपने अभी भगाया, उनकी जगह लेने के लिए सियार आ रहे हैं। इस फूड चेन में कुत्ते और सियार अक्सर प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे ही अल्फा प्रेडेटर यानी आप यहाँ से हटेंगे, वे इस कंकाल को अपने कब्जे में ले लेंगे। मेरी सलाह ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकलकर किसी सुरक्षित जगह चले जाइए। माया, यहाँ हुई खुदाई से क्या ऐसी कोई जानकारी मिली जिससे ये पता चले कि ये लोग 10,000 साल पहले क्या खाते थे? सराय नाहर राय की खुदाई से मिले 3 फोरेंसिक प्रूफ्स तस्वीर साफ करते हैं। हड्डियों पर मिले वी शेप्ड निशान और उनका काला पड़ना साबित करता है कि मांस को पत्थर से काटकर आग में भूना जाता था। सिलबट्टे के इस्तेमाल से खाने में पत्थर के कण और राख मिल जाती थी, जिसने इनके दांतों को समय से पहले घिस दिया था। ये लोग मछली, कछुआ, भैंस, हिरन और जंगली अनाज जो भी यहाँ मौजूद थी, सब खाकर खुद को जिंदा रखते थे। अगर इतने सारे जानवरों के बीच ये लोग भी यहाँ मौजूद थे, इसका मतलब आसपास पानी का कोई बड़ा स्रोत होना चाहिए। जियोलॉजिकल स्कैन पुष्टि करता है कि 10,000 साल पहले यहाँ का भूगोल आज जैसा सूखा नहीं था। यहाँ एक विशाल गोखुर झील मौजूद थी। समय के साथ ये झील सिमट गई, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है कि इसके अवशेष आज भी यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मौजूद हैं। यहाँ खुदाई में गैंडे की हड्डियाँ मिली हैं। जियोलॉजी के अनुसार भारतीय गैंडा केवल घने पानी और दलदली इलाकों में ही जीवित रह सकता है। एक और दिलचस्प डेटा पॉइंट मिला है।
मेरी लोकेशन सर्विस डिटेक्ट कर रही है कि उस प्राचीन झील के केंद्र में खुइलन देवी का एक मंदिर स्थित है। मेरे डेटाबेस में मौजूद स्थानीय लोक कथाएं बताती हैं कि यहाँ माँ खुइलन का जो तालाब है इसकी पश्चिम तरफ जो है राजा नरी की कोठी थी। सुना जाता था कि जो राजा प्रतिदिन 1 लाख लोगों का दान दिया करते थे, माया, इस पीपल के पेड़ को लेकर गांव वालों की क्या मान्यता है? इसे लेकर मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, मैं उसे प्ले करती हूँ। वहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होता है, बहुत आदमी अपने आप गिर जाते हैं। अरे एक्सीडेंट होत रहा बराबर। 12-1 बजे रात में आवाज होकर जैसे जैसे बाजा गाजा रहा, जैसे जैसे और सब रहा। 12 बजे ये हुआ जात पहुँचा तो इसे घुनघुना था। हम तुम लोग को खा जाएंगे, मारे लगे आओगे तो। वह गवर्नमेंट इस सब रोक लगाए देहेस, तार बनवाए देहेस। लागत नगद नहीं आदमी पकड़ा नहीं केहू कहा। द्वारिया वीर बाबा का नाम लेते हैं हम लोग, उन्हीं के नाम से हम लोग चले जाते हैं, चले आते हैं, कभी कुछ नहीं होता है। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ सराय नाहर राय में जो खुदाई हुई थी उसी के ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। उसी सिलसिले में कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। यहाँ की खुदाई में जो कंकाल निकले थे 6-6 फीट के आसपास, उसके बारे में कुछ जानकारी है? कुछ पता है? हमका नहीं पता है। क्या रात को यहाँ से जाते समय कुछ महसूस होता है? हमका कुछ नहीं होता। अक्सर कौन से रास्ते जाते हैं? ऐसे जाते हैं। क्या कभी 9-10 के आसपास गए हैं इधर से? नहीं, 9-10 नहीं आई जाए। कुछ लोग बताएं कि पहले यहाँ से खून निकलता था। हाँ, सुने ही मैं। तो गांव वाले इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कहा से हाथी की धमरी नदी है इधर, यह सुने यही हो। इसका गेट तो खुला रहता है तो जानवर भी जाते होंगे, तो क्या उनके साथ कुछ अजीब सा होता है? लोग तो चरावत कुछ नहीं हो। अंदर जानवरों की हड्डियां हैं। कहाँ क्या यहाँ पर जानवरों की लाश फेंकी जाती है? हमको नहीं पता है। इधर से आते जाते हुए कभी डर लगता है? कुछ दिखा हो अचानक से? कभी कोई अजीब सी अनजानी आवाज़ सुनाई दी हो? नहीं, हम नहीं सुने, नहीं जाने। गुजरते वक्त कभी खुद के साथ एक्सीडेंट हुआ है? नहीं। यहाँ पे ये नहीं भाई, आगे पीछे हुई जगह अलग चीज़ है। अगर घना कोहरा छाया हो तब भी इधर से ही जाते हैं? जाते जाते हैं बराबर। घने कोहरे में कभी कुछ दिखा हो? नहीं, कुछ नहीं। तापमान में कोई अचानक से बदलाव हो? यानी सब कुछ ठीक है? ठीक है, फिर जाइए। चलें। तर्क कहता है कि 10,000 साल पहले यहाँ पर हमारे पूर्वज रहा करते थे, लेकिन यहाँ होने वाला आभास ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि शायद वो हम ही थे। समय का पहिया घूमता जा रहा है और हम सभी वापस उसी लूप में फंसे हुए नई घटनाओं के साथ उसे जी रहे हैं। हम बूढ़े होंगे, मरेंगे, लेकिन अस्तित्व की ये खोज जारी रहेगी। इसी खोज में एक नई समझ का जन्म हुआ है कि शायद मौत जीवन का अंत नहीं बल्कि अस्तित्व की संभावना को खोजने का विज्ञान है। एआई और चेतना के मिलन से हम उस सच को देखने वाले हैं जिसके बारे में आज तक सोचा ही नहीं गया। हमेशा अपने अस्तित्व की संभावना की खोज में सक्रिय। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।